नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जीएस, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और उसमें उत्तराखंड का जो भूगोल है वो हम पढ़ेंगे। कंप्लीट जो चैप्टर है इसी क्लास में हम पूरा करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के कोई से भी एग्जाम हो, चाहे उत्तराखंड ग्रुप सी हो, लोअर पीसीएस है, पीसीएस है, सभी के लिए जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अच्छे से आप समझना और नोट्स भी तैयार करना, ठीक है मेरे साथ। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, भूगोल की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्लोब पे आते हैं। देखो उत्तराखंड का ग्लोब पर जो विस्तार है इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। उत्तराखंड का ग्लोब पर विस्तार जो है कितना है, कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ग्लोब आप जानते हैं, मैंने पीछे भी बना रखा है ये ग्लोब। आप जानते हैं जो काल्पनिक पृथ्वी है उसको कुछ इस तरह से दर्शाया हुआ है। इस पर, इस काल्पनिक जो पृथ्वी है इस पर कुछ लाइनें खींची गई है, कुछ खड़ी लाइनें खींची गई है। जो खड़ी लाइनें उसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। जो खड़ी लाइनें हैं इसको देशांतर बोलते हैं, और जो पड़ी लाइनें हैं इसको बोलते हैं अक्षांश। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तब यहाँ पर आएंगे, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इसे इस तरह से ग्लोब है, आपने देखा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में। तो इसमें जो खड़ी लाइनें होती हैं इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको देशांतर बोलते हैं। कभी इतना ही प्रश्न पूछता है कि जो ग्लोब पर खड़ी लाइनें हैं उसको क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, देशांतर। जो खड़ी लाइनें ये देशांतर है। देखो यहाँ पर जो बीचों बीच जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये जीरो देशांतर है। इधर देखो जीरो देशांतर, यहाँ से हम गिनेंगे ऐसे, जैसे एक लाइन ये है, दो, तीन, तो ये जो है 1 डिग्री पूरब की तरफ जा रहे हैं हम, पूर्वी देशांतर। फिर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस तरह से। तो यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक पूरी जो है 180 जो है देशांतर रेखाएं हैं। इसी तरह 0 डिग्री से इधर को खींचेंगे तो यहाँ पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री पूरा जो है यहाँ पर कितने हैं जाएंगे तो 180 है। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। कुल देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर होती है वो कितनी होती है, 360 होती है ना। 180 इधर को पूर्वी देशांतर की तरफ, और 180 जो है इधर पश्चिम देशांतर की तरफ। ये जब दोनों मिलती है तो 180 देशांतर पर क्या होता है, कॉमन रेखा बनती है। जैसे पृथ्वी गोल है, तो जब हमने इधर से गिना ऐसे पीछे 180, इधर से हम गिनेंगे 180, तो 180 वाली लाइन जो है कॉमन आएगी, ठीक है। तो 180 180 कितना हुआ, 360, और ये जो है ये आपकी एक 0 डिग्री है, 361। लेकिन 180 वाली जो लाइन है कॉमन आ रही, इधर से बनी, उसी लाइन पे पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, 360। तो याद रखना आप, जो देशांतर रेखाएं होती है ग्लोब पर वो कितनी होती है, वो होती है 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। खड़ी लाइनों को देशांतर बोलते हैं। और जो पड़ी लाइनें, देखो यहाँ पर जो रेड लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है लंबे में, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इसको। आई बात समझ। इसमें जो है यहाँ से ये जो रेखा खींची गई है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर की तरफ हम खींचेंगे, ऊपर देखो बीचों बीच है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें जो है ऊपर की तरफ देखो 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, इस तरह से टोटल जो है ऊपर यहाँ तक कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर है 90 और 90 नीचे, ठीक है। 90 ऊपर है, 90 नीचे है, तो यहाँ पर 90 प्लस 90 कितना बना, 180। और एक जो है बीचों बीच जो इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 181, ठीक है। तो टोटल जो है हम अक्षांश रेखाएं जो होती है 181 है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब हम विस्तार पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम इस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, कि उत्तराखंड का ग्लोब पर विस्तार जो है अभी हम बात करेंगे भाई इतने इसके बीच में है। तो ये बच्चों थोड़ा समझ आ गया होगा आपके, जो खड़ी लाइनें हैं उसको देशांतर बोलते हैं, पड़ी लाइनों को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है टोटल देखो 181 है टोटल, ठीक है। यहाँ से 90 ऊपर है, 90 नीचे 180, और बीचों बीच एक 0 डिग्री है, 181 हो गया। देशांतर रेखाओं की बात करें, ये 0 डिग्री देशांतर है, 180 इधर, 180 इधर को है, यानी ठीक है। और तो हो जाएगी 360 देशांतर रेखाएं हैं, ये क्लियर कर लेना। यहाँ पर आ जाओ, देखो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड का ग्लोब पर विस्तार बताओ। तो ये हमारा कुछ उत्तराखंड इस तरह से आयताकार है। उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, ऐसा इस तरह से कुछ शेप है। इधर को थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, इधर को थोड़ा कम है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की स्थिति है, उत्तराखंड की स्थिति देखना, अगर हम नीचे से देखें, देखो ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन,
तो ये जो लाइन है, ये देखो ये लाइन 28 है, फिर 29 है, 30 है, और ये लाइन कौन सी जा रही, 31 है। तो बस यहाँ तक आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर ये जो लाइन सबसे नीचे जा रही है, जहाँ ये जो है कौन सी डिग्री है, 28 डिग्री और 43 मिनट। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। तो ये जो सीमा है, बाउंड्री है उत्तराखंड की, जो दक्षिण की तरफ है, ये 28 डिग्री 43 मिनट तक है। यहाँ से जब ऊपर को जाएंगे तो उत्तराखंड कहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ 31 तक फैला हुआ है। यहाँ से 28, 29, 30, 31 तक जो है उत्तराखंड का फैलाव है। ठीक है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, मिनट पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 28 डिग्री 43 मिनट, और इसको पढ़ते हैं 31 डिग्री 27 मिनट। ऐसे ऊपर को जा रहे हैं तो ये फैला हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं उत्तराखंड का ग्लोब पर विस्तार। ये फैला हुआ है ऐसे, विस्तार है ऐसे, विस्तार मतलब फैला हुआ है ऐसे। तो इसका जो फैलाव है यहाँ से यहाँ तक, ये 28 डिग्री से 31 डिग्री है। तो ऐसे याद रखना, 28 डिग्री से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बच्चे अधिकांश बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो ऐसे पढ़ो, पहले 28 से 31 याद करो, फिर 43 मिनट से 27 मिनट, ऐसे याद करो। फिर यहाँ पर ये फैलाव पूछता है कि इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो फैलाव है इसको बोलते हैं अक्षांश विस्तार। आई बात समझ, अक्षांश विस्तार बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इधर से बात करें, देखो ऐसे में, देखो जो खड़ी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये देखना आप, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो ये जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है, ये 77 डिग्री है। ठीक है, 77, फिर 78, है ना, 79, 80, और लास्ट में कौन से जा रही, 81 तक, यहाँ तक फैला हुआ है। तो खड़ी लाइन है, ये देशांतर है, ये देशांतर रेखा, ग्लोब पर हम बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति यह है, 77 डिग्री से लेकर कहाँ तक उत्तराखंड फैला हुआ है, 81 तक है। 77 से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, 81 तक जो है हमारा उत्तराखंड फैला हुआ है। आई बात समझ, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड फैला हुआ है। तो इस समय देखना, उत्तराखंड का जो हम विस्तार की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड जो है यहाँ से 77 डिग्री से और 81 डिग्री, देखो ये देशांतर रेखा ही है। 77 ऐसे याद करेंगे, 81 डिग्री 34 मिनट और 2 डिग्री, 2 मिनट, है ना। 77 डिग्री से 81 डिग्री, 34 मिनट से 02 मिनट। इस पूर्वी देशांतर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, देशांतर रेखा देखो, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इधर से देशांतर तो ये है इसके बीच में, और जो अक्षांश है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, इसके बीच आपका उत्तराखंड स्थित है। तो उत्तराखंड का विस्तार किस तरह से हम बोलेंगे, उत्तराखंड का विस्तार जो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तराखंड ऐसे बोलेंगे हम, देखो किस तरह से हम बोलेंगे, उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से कहाँ तक है, 31 डिग्री 27 मिनट, ऐसे बोलेंगे, 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तथा यहां से देखो आप देशांतर रेखाएं देखो, जो खड़ी रेखाएं हैं ये देखेंगे, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री, देखो कहां तक है, 81 तक है, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो यहां से जा रहे हैं हम, पूरब की तरफ को जा रहे हैं ना, ऐसे इधर पूरब की तरफ, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, देशांतर के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, गलती हो जाती है तो आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसको इस तरह से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट से और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य का जो टुकड़ा, ये भाग है, इस भूभाग को बोलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का ग्लोब पर विस्तार ये है। अब यहाँ पर ये फैलाव पूछता है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से ना ये माइनस करेंगे, ये गैप कितना है, ये वाला फैलाव कितना है, तो 31 तक है ना, 28 से 31 तक है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ये बच्चों अच्छे से समझना कैसे माइनस करते हैं इसको, देखना जरा, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको। 31 डिग्री 27 मिनट है, इसके नीचे ये लिखना 28 डिग्री
और 43 मिनट यहाँ मैंने लिखा। इसको माइनस करना सीखो आप, किस तरह से माइनस करेंगे देखो जरा, देखो अच्छे समझना आप यहाँ पर ना। देखो जब यहाँ पर 27 में से 43 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 27 छोटा 43 बड़ा है। बच्चों आई इस बात समझ? देखो यहाँ पर 27 में से 43 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री यहाँ से कैरी कराएंगे। और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट ये हुए और 27 ही है, तो 60 और 27 कितना बना, 87, 87 बनेगा, है ना। 60 में 27 जोड़ो, कितना बना, 87। 87 में से अब 43 घटाओ, तो 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 4 गया 4, और यहाँ से 31 में से 1 डिग्री इधर चले गया, यहाँ बचा 30 डिग्री। 30 डिग्री में से 28 डिग्री माइनस करेंगे 2 डिग्री, तो ये हुआ विस्तार। ठीक है, ये अक्षांश, उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट। उत्तराखंड का मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार, उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है, बुक्सों में आपको सीधा मिलेगा कि 2 डिग्री 44 मिनट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कैसे हुआ अभी मैंने आपको सिखाया कि इसमें से ये माइनस करके ये निकलता है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 2 डिग्री 44 मिनट। 2 डिग्री 44 मिनट ये हुआ, ठीक है। बुक्स में आपको डायरेक्ट ये मिलेगा, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे यहाँ से यहाँ तक का जो फैलाव है, 31 27 में से इसको माइनस करेंगे, 28 डिग्री 43 मिनट माइनस करेंगे तो ये आएगा फिर, ठीक है। अक्षांश विस्तार बोलते हैं। तो सीधा आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट। इसी तरह से हमने ये फैलाव तो हमने निकाल दिया कि 2 डिग्री 44 मिनट तक फैला हुआ है, और ऐसे में कितना फैला हुआ है ऐसे में देख लेंगे, ठीक है। ऐसे में बात देखो कितना फैला हुआ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करना है। देखो यहाँ पर और लास्ट वाली 81 तक है, 77 से 81 तक, तो हम इसमें से माइनस करेंगे इसको। देखो यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक ये है ना, यहाँ देखो 81 है ना, 81 डिग्री 2 मिनट है, 2 मिनट से हमने ये माइनस करना है, 77 डिग्री 34 मिनट माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, देखो एक, देखो 2 से 34 माइनस नहीं होगा, बच्चों समझ आ रहा होगा, 2 से 34 माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से कैरी कराओ, 1 डिग्री इधर ले जाओ, 1 डिग्री कैरी कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका 60 बनेगा। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है 1 डिग्री यहाँ ले जाओ, तो यहाँ बनेगा 60, 60 और 2 मिनट, ये कितना बन जाएगा, 62 बनेगा। 62, देखो 1 डिग्री ले गया इधर, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 2 ये है तो ये बना 62। 62 में से इसको माइनस करो, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 28 मिनट, और यहाँ 81 में से एक इधर चले, 80 बचा, 80 में से 77 माइनस करो, कितना बचा, 3 डिग्री। तो ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं देशांतर विस्तार। इसको क्या बोलते हैं, देशांतर विस्तार। तो उत्तराखंड का देशांतर विस्तार जो है, उत्तराखंड का देशांतर विस्तार, तो याद रखेंगे आप, देशांतर विस्तार कितना निकला, उत्तराखंड का देशांतर विस्तार निकला 3 डिग्री 28 मिनट। कितना निकला, 3 डिग्री 28 मिनट, वह देशांतर विस्तार निकला। आई बात समझ? तो याद रखना आप, सीधा प्रश्न पूछता है कि उत्तराखंड का देशांतर विस्तार कितना है, तो 3 डिग्री 28 मिनट। उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, कैसे हुआ अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ऐसे में ये, ऐसे में अक्षांश विस्तार है और ऐसे में देशांतर विस्तार है, ठीक है। तो 81 में से इसको माइनस करेंगे 77 को, तो ये आपका निकला देशांतर विस्तार। यहाँ पर 31 में से ये 28 डिग्री 43 मिनट माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा ऐसे में अक्षांश विस्तार। तो उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार याद रखना 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतर विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। बच्चों समझ आ गया होगा ये ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति मैंने बताई, और अक्षांश विस्तार मैंने आपको बताया, और देशांतर विस्तार मैंने आपको बताया। तो यहाँ से अक्षांश विस्तार का प्रश्न पूछता है, देशांतर विस्तार का भी पूछता है, कोई सा प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आप सारे प्रश्न तैयार रखना। और स्थिति पूछेगा तो स्थिति मैंने बता दी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश। और इधर से बोलेंगे 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ये इसके मध्य का जो भूभाग है वही है उत्तराखंड आपका।
वही उत्तराखंड है। ये भूभाग जो इसके बीच में पड़ रहा है उत्तराखंड है। बात समझ आ रही होगी? ठीक है। ग्लोब पर मैंने बता दिया आपको खड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं। ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसको देशांतर बोलते हैं। पड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश। पड़ी रेखाएं कितनी होती हैं? ये पड़ी रेखाएं होती है 90 इधर 90 नीचे, कितना हुआ? 180, और एक बीच वाली इक्वेटर है 181। खड़ी रेखाएं 180 इधर 180 इधर, कितना हुआ टोटल? 360। याद रखेंगे, खड़ी रेखाओं की जो संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। सीधा प्रश्न पूछता, याद रखेंगे। आगे आ जाओ, चलो बच्चों आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ। है देखना जरा, इसको देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखना। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। अब जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना है, यानी किस तरह की जो यहाँ का भूभाग है वो किस तरह से बना हुआ है, कि बनावट किस तरह की है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है। इधर उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, ज़्यादा पहाड़ है, मैदान बहुत कम है, थोड़े से मैदान है। मैदानी क्षेत्र जो है केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आता है। पर्वतीय जो क्षेत्र है, देखो पर्वतीय क्षेत्र आपका अधिकांश जो है पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो है 86.07% क्या है, उत्तराखंड का जो पूरा एरिया है उसका 86.07% क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। 86 पॉइंट, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछता है उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र जो है कितना परसेंट है, तो 86.07% है। अगर क्षेत्रफल किलोमीटर में बोलेंगे तो 46,000 ही है, 46,035। ये आपका वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में लिखते हैं, है ना। एरिया हमेशा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो समझते हैं, एरिया जो है हमेशा क्या होता है, स्क्वायर किलोमीटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे 46,035 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट में कितना है, सीधा प्रश्न पूछेगा तो आपका इसको टिक करना 86.07%, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है अगर ऐसे किलोमीटर में पूछेगा तो 46.035 किलोमीटर, यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना आप, जैसे मान लिया ये पॉइंट में नहीं दे रहा है, इस तरह से दे रखा है 86% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, इसको समझना बच्चों, अच्छे से समझना। और ये दिया है, ठीक है। तो इसको और पूछ रहा है कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कितना है, तो किसको टिक करोगे? आपने इसको टिक करना है 86 को। देखो ना 86.07 है, 07 है जो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ना, ये आगे दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ना, जैसे ये है 86.07 नहीं है ना, तो इसको अगर 50 से कम है तो यही संख्या लिखते हैं आगे वाली। लेकिन जैसे यहाँ पर ये होता है ऐसे, यानी ये होता है आपका 50 होता, तो इसको लगभग में जब लिखोगे ना तो 87 लिखा जाता है, ठीक है। 50 हो या 50 से ज़्यादा तो 87 लिखा जाता है। लेकिन अगर 50 से कम होता, जैसे 86.49 होता, तो इसको पता क्या लिखते, केवल 86 ही लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैंने बता दी, यहाँ पर गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, अगर 86.49 है तो 86 ही लिखेंगे, अगर 50 से दशमलव के बाद की संख्या 50 से कम है। अगर 50 है या 50 से ज़्यादा तो उसको जो है 86 में एक जोड़ देते हैं, 87 बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमारी बात समझ, ठीक है। तो इसको हम अगर इस तरह से दे रहा, दशमलव नहीं दे रहा, तो इसको टिक करना, इसको नहीं करना टिक, इसको नहीं करना टिक, ये है आपका आंसर। आई बात समझ, ठीक है। तो चलो आगे आ जाओ, देखो मैदानी क्षेत्रफल कितना है, देखो मैदानी क्षेत्रफल 13.93% है, मैदानी क्षेत्रफल ये है। और वर्ग किलोमीटर में कितना है, वर्ग किलोमीटर में है 7,448 वर्ग किलोमीटर, यह है मैदानी क्षेत्र, ठीक है। मैदानी जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का थोड़ा सा भाग है, देखो कितना है, मात्र 7,448 स्क्वायर किलोमीटर है, और टोटल पूरे एरिया का 13.93% है। कितना है पूरे क्षेत्रफल का? 13.1393% है। अब इसको समझना आप, यहाँ से भी प्रश्न पूछता, अगर ऐसे पूछेगा कि उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्रफल है और उसमें दिया ऐसे 14% और दिया यहाँ पर 13%, है ना, और यहाँ पर ऐसे दिया है 12%, इस तरह से दिया, तो किसको टिक करोगे? तो आपने ध्यान रखना है, तब आप किसको टिक करेंगे, इसको टिक करना। अब अभी मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट, देखो देखो 13.93 है ना, देखो 93 जो है 50 से ज़्यादा है, तो 50 अगर ज़्यादा तो इसमें 13 में एक जोड़ देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 14%, लगभग जो है
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाती है, 14% हो जाती है। बच्चों समझ आ रहा होगा ये? ध्यान रखना, गलती मत करना, ये मत करना टिक 13% नहीं लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा और एक नंबर से मेरिट रुक जाती है। अगर आपने 13 को टिक कर दिया ना, अगर ऐसे परसेंट में दिया और आपने 13 को लगा दिया, लो कट गया आपका नंबर, एक नंबर कम हो जाएगा। तो आप ऐसा मत करना, इसमें क्या 13 नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 13.93 है, 50 से ज्यादा है ना, तो 13 में एक जोड़ देंगे, 14 को टिक करना है। ठीक है, अगर मान लिया पूरा देता दशमलव में, अगर पूरा पूरा देता है तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो ऐसे करना जैसे मतलब अगर ये पूछता है कि 13.93 दे रहा है यहाँ पर दे रहा है 12.93 दे रहा है, इस तरह से ना, या आपका दिया यहाँ पर 14% दिया है और यहाँ पर क्या दिया 13% दिया। अगर इस तरह से दिया तो इसने तो पूरा पूरा दे दिया ना, पूरा पूरा दे दिया है, देखो 13.93, तो इसको टिक करना है, इसको नहीं करना, ना इसको करना ना इसको करना, इसको करना है, ये तो पूरा ही दे दिया ना, जो एग्जैक्ट है दशमलव वाली पूरी संख्या दे दी, तो इसको टिक करना है। बच्चों समझ आ रहा होगा, इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने प्रश्न का आंसर देना अगर ऐसा प्रश्न पूछता है। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा, जो पर्वतीय क्षेत्रफल है उत्तराखंड का वो परसेंट में 86.07% है ना, और यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में कितना है 46 है ना 1035 स्क्वायर किलोमीटर, और मैदानी जो क्षेत्रफल है, ठीक है, प्लेन वाला जो एरिया है वो है 13.93%, यानी 7448 स्क्वायर किलोमीटर। मैदान की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में कुल 13 जनपद है, तो मैदान में केवल क्या आता है, एक हरिद्वार आता है, एक उधम सिंह नगर है ना, एक आपका हरिद्वार आता है, हरिद्वार, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, यूएस नगर आता है, यूएस नगर आता कि नहीं आता, देखो एक हरिद्वार आता है और दूसरा कौन सा आता है, यूएस नगर आता है। मैदान में दो, 13 है, 13 में से दो ही आते हैं इसमें मैदान में, बाकी 11 जो है 11 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, इसमें दो आते हैं, और इसमें कितना आते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। पर्वतीय क्षेत्र में कितना आते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दो को छोड़ करके बाकी सारे जो है पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्रफल परसेंट में ध्यान रखना, प्रश्न बनाता है, इसको गलती नहीं करना बिल्कुल भी, 86.07% है, और वर्ग किलोमीटर में 46,035 स्क्वायर किलोमीटर है, और मैदानी क्षेत्रफल 13.93% है, और वर्ग किलोमीटर में 7,448 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम टोटल बात करें अब, कुल एरिया कितना हो गया टोटल, तो टोटल उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है टोटल, आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, जो उत्तराखंड की तैयारी में अब जो है अभी जुट रहे हैं या करेंगे उत्तराखंड की तैयारी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखना यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना है, देखो पर्वत 46,035 वर्ग किलोमीटर हो गया, और मैदानी क्षेत्रफल कितना था 7,400, ये देखो कितना है 7,448 वर्ग किलोमीटर। तो मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र दोनों को जोड़ दो, है ना, 8 और 5 13 का 3 हो गया, ये कैरी लगा 8 आ गया, और यहाँ 4 आ गया, 8 5 13 का 3, ये आ गया, ये देखो ये आ गया उत्तराखंड का टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया ऑफ उत्तराखंड, एरिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड का टोटल जो एरिया है कितना बन रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखना कितना बन रहा है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का जो कुल एरिया है, मैदान भी और पर्वत भी दोनों मिलाकर के कितना है टोटल, 53,483। बहुत बेसिक प्रश्न है, इसको तैयार करना अच्छे से। मैदानी कितना है, पहाड़ है ना, मैदानी कितना है और पहाड़ी कितना है, ये अलग अलग प्रश्न पूछता है ना, ये तो बेसिक है, इससे थोड़ा सा अंदर प्रश्न पूछेगा, ये थोड़ा डीप पूछता है ना, थोड़ा कठिन पूछता है, आपसे पर्वतीय क्षेत्र पूछेगा, मैदानी क्षेत्र पूछेगा, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया, लिख दिया। तो टोटल कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब आ जाओ, अगर ये पूछें कि भारत का जो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ना, छोटा सा उत्तराखंड है आपका, अगर हम भारत की बात करें ना, तो यहाँ पर जो है छोटा सा आपका उत्तराखंड है, ठीक है जी। ये इंडिया, और यहाँ पर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका उत्तराखंड जो मैंने लाल डॉट किया है, ये उत्तराखंड आपका, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये छोटी सी जगह है, छोटा सा राज्य है, छोटी सी भूभाग है, छोटी सी भूमि है, ये जो है टोटल जो पूरा इंडिया है इसका कितना परसेंट है, तो ये परसेंट निकालना है, अगर ऐसा प्रश्न भी पूछता है
तो आप कैसे निकालेंगे, परसेंट ना, परसेंट, उत्तराखंड का जो एरिया है परसेंट में निकालना है। तो उत्तराखंड का जो एरिया है ना कितना है, 53,483। और नीचे जो है भारत का क्षेत्रफल लिखेंगे। भारत का क्षेत्रफल बताएंगे जरा आप कितना है, बताओ बच्चों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और गुणा 100%। ठीक है, देखो पहले उत्तराखंड का क्षेत्रफल लिखना है, नीचे टोटल एरिया यानी इंडिया का जो एरिया है 32,87,263 और गुणा 100%। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये लगभग कितना आएगा, 1.63 आएगा, यानी कहीं पर लिखा रहता है 1.69, तो यही है 1.69 या 1.63 लगभग आता है। ठीक है, तो ये जो है 1.6 अगर दशमलव के एक बाद एक अंक तक ना 1.69, तो ये इतना परसेंट है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.63 हो या 1.69 हो लिखा हुआ, इसको टिक करना है। ठीक है, दशमलव के बाद एक ही अंक लेंगे तो इतना 1.6%, यानी मात्र लगभग 1.5% है। उत्तराखंड का जो एरिया है इतना सा है भारत के क्षेत्रफल का, यानी मात्र जो है 1 पॉइंट कितना है, 1.6% है। बात समझ आ रही, 1.6% है ये इतना। तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न उठाता पूछता रहता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ऐसे निकालते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल यहाँ रखना ऊपर और भारत का नीचे रखना, इंटू 100% रखना, कैलकुलेट कर देना, ऐसे 1 पॉइंट क्या आएगा, 1.63 या 1.69। ठीक है, तो 1.63 हो या 1.69 लिखा हो तो ये है आपका। ठीक है, तो 1.6 ध्यान रखना, इतना परसेंट है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है कितना परसेंट है, मात्र 1.6% है। तो ये बच्चों समझ आ गया। तो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल, पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र दोनों मिलाकर 53,483, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.6% है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, मैदानी भी बता दिया, पहाड़ की क्षेत्रफल भी बता दिया। ठीक है, तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड का। ठीक है, आगे आ जाओ। तो बच्चों अब इस देखो उत्तराखंड के आकार की बात करूं, उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। देखो ऐसे में अगर हम इधर से नापे ना इसे उत्तराखंड, उत्तर पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से जो पश्चिम की ओर जो इसकी लंबाई है ना पूरब से पश्चिम की ओर, वो जो है कितनी है, पूरब से पश्चिम की ओर है 358 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इधर से देखेंगे और इधर से जो है जो चौड़ाई है वो कितनी है, 320 है। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है, 1 मिनट, लंबाई जो है मैंने तो दोनों वो लिख दिया ना यहाँ पर, 1 मिनट लंबाई तो हम ऐसे करेंगे ना, ये तो लंबाई हो गई ऐसे, ऐसे में ऊपर से नीचे चौड़ाई होगी। तो जो लंबाई है वो कितनी है, 358 किलोमीटर है। और जो चौड़ाई ये होगी ना ऐसे में चौड़ाई, और जो चौड़ाई है ऐसे में वो कितनी है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर। इसीलिए तुम उत्तराखंड के आकार को क्या बोलते हैं, आयताकार है। कि उत्तराखंड का जो आकार है किस तरह का है, आयताकार है। ठीक है, उत्तराखंड का जो आकार है किस तरह का, आयताकार। देखो ऐसे में ज़्यादा है और ऐसे में कम है, तो यानी ऐसे में ज़्यादा है, यानी आयत जैसा है। आयत आप जानते हैं ना, ऐसे देखो आयत, आयत की क्या होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो उत्तराखंड का जो आकार है उसको बोलते हैं क्या है, आयताकार। ध्यान रखना, अगर आकार पूछता है तो इसका आकार है आयताकार। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर है, आयताकार। ठीक है, आयताकार मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसकी जो आकार है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई बात करें, अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 320 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर 320 और पूरब से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है। ये भी बेसिक प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है आधा जो क्षेत्र है इधर पूर्वी वाला क्षेत्र उसको कुमाऊं बोलते हैं, इधर वाला क्षेत्र, अगर हम इसकी एक लाइन खींच दो, ये इधर कुमाऊं वाला क्षेत्र है, कुमाऊं, कुमाऊं का क्षेत्र है। ठीक है, और इधर का जो इधर है पश्चिम का क्षेत्र इसको बोलते हैं गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है, कुमाऊं का थोड़ा कम है। ठीक है, गढ़वाल में आते हैं 7 जिले, है ना, और कुमाऊं में आते हैं कितने, 6 जिले आते हैं। टोटल 13 जिले हैं ना, तो कुमाऊं में आते हैं 6 जिले और गढ़वाल में आते हैं 7 जिले। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। देखो अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। जो उत्तराखंड है वो
इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, ठीक है, जो मतलब चाइना के साथ, तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ देखो सीमा बना रहा है। देखो यहाँ पर ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पूरब में ना, यहाँ पर अगर हम बात करें पूरी, ये जो है किसकी सीमा लगती है, नेपाल, इधर नेपाल है, उत्तराखंड के पूरब में नेपाल है। और अगर हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में कौन है यहाँ पर देखो, उत्तर में आपका जो है चाइना है, इस साइड में एक चाइना है और तिब्बत है, चाइना और तिब्बत। ऐसे तो अधिकांश तो तिब्बत का लगा हुआ था, तिब्बत ना ज़्यादा सीमा जो है तिब्बत की है, लेकिन तिब्बत पर चाइना वालों ने कब्जा कर रखा है, चाइना, ठीक है, तिब्बत और चाइना लगा ऊपर। देखो इधर तो नेपाल है पूरब में, प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के पूरब में कौन सा देश है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेपाल। उत्तर में कौन सा देश है, तिब्बत और चाइना। चाइना के साथ कितनी सीमा लगती है, तो देखना यहाँ पर जो चाइना के साथ है मात्र जो है 50 किलोमीटर, अगर हम एग्जैक्ट लेना 50 किलोमीटर है चाइना के साथ लगा हुआ सीमा, और तिब्बत के साथ 300 किलोमीटर, बहुत बड़ी सीमा बनती तिब्बत के साथ। लेकिन तिब्बत पर चाइना वालों ने कब्जा करा हुआ है। तिब्बत पर किसने कब्जा कर रखा है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है 300 किलोमीटर तिब्बत के साथ जो है सीमा लगती है, और 50 किलोमीटर जो है चाइना के साथ सीमा लगती है। बच्चों बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 50 किलोमीटर चाइना के साथ है, प्रश्न पूछ देता है कि चाइना के साथ उत्तराखंड कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 50, और तिब्बत के साथ 300 किलोमीटर है, ठीक है, और नेपाल के साथ कितनी है, 275 किलोमीटर है, ठीक है। देखो नेपाल के साथ पूरी लगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये टोटल कितनी बनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, टोटल कितनी बनी, देखो यहाँ पर 300 तो लगा है तिब्बत के साथ, 50 लगा है चाइना के साथ, और 275 लगा किसके साथ, नेपाल के साथ। तो कुल जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनी उत्तराखंड की, कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कितना लगा हुआ है, देखना यहाँ पर 5, 12 का 2 हुआ, 5 और 1 6, एक कैरी लगा 6, 625 किलोमीटर टोटल उत्तर। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछता है, बेसिक प्रश्न है, याद रखेंगे। उत्तराखंड कुल जो है 625 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितने बनाता है, 625 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। चाइना के साथ कितनी है, नेपाल के साथ कितनी है, तिब्बत के साथ कितनी है, मैंने पूरा लिख दिया, इसको नोट करना, अच्छे से याद कर लेना। बच्चों आई बात समझ, ठीक है। अब देखना यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें इसकी, देखो कौन कौन से इसमें जिले जो है लगे हुए हैं, जिले देखना, अगर हम जिले की बात करें तो जिले जो है कौन कौन से इसमें लगे हुए हैं देखना। यहाँ पर, यहाँ से खींचना से, देखो यहाँ से आपका पिथौरागढ़ है, ऐसी लाइन खींचना, प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। यहाँ से चंपावत है, ये यहाँ से लाइन खींचना से, ये यूएस नगर है। आई बात समझ, ये आपका पौड़ी, यहाँ पर पौड़ी, यहाँ से लाइन खींचने से इसको मिला देना, ये नैनीताल है। ये लाइन खींचो ऐसे, ये अल्मोड़ा है, और ये यहाँ पर ना बागेश्वर है, यहाँ पर, यहाँ से लाइन यहाँ मिला दो, ये चमोली है, चमोली। और यहाँ पर ना सबसे उत्तर में उत्तरकाशी, उत्तरकाशी यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, इसी के बगल में टिहरी है, ये देहरादून है। और यहाँ पर ना ये हरिद्वार है, ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे बना देना, ऐसे, ये हरिद्वार है। बच्चों आई बात समझ, ऐसे खींचना, इसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये एग्जैक्ट है, जैसे सीमा बनती ना वैसे ही है ये, बिल्कुल। कौन सा जिला जो है कितने दूसरे जिले से सीमा बना रहा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, अभी मैं ये समझा रहा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बता, देखो ये भी इसमें देखना अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है। देखना यहाँ पर एक तो उत्तरकाशी लगा है, जो चीन तिब्बत से लगा हुआ है। चमोली भी देखो लगा ऊपर, यहाँ चमोली है, यहाँ पिथौरागढ़ है। तो चीन तिब्बत से ना देखो कितने जिले लगे, 3 जिले देखो दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये उत्तरकाशी है, इसी के बगल में चमोली है, और यहाँ पर पिथौरागढ़ है। तो यहाँ पर जो चीन तिब्बत के साथ जो लगे हुए ना कौन कौन से जिले हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाइना, चाइना और तिब्बत के साथ, ठीक है, चाइना और तिब्बत के साथ जो है, अब हम साथ में लिखना पड़ा क्योंकि तिब्बत पर जो है चाइना ने कब्जा करा हुआ है। चाइना और तिब्बत के साथ कौन कौन से, उत्तरकाशी एक है ना, उत्तरकाशी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, चमोली, चमोली हो गया, और तीसरा कौन सा है, देखो बगल में पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ भी लगा हुआ है नेपाल के साथ भी, और उधर पूरब में जो है
पूरब में नेपाल के साथ, तो उत्तर में जो है चीन तिब्बत से लगा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ ये हो गया। याद रखना, देखो यहाँ से मैप से ध्यान रखना, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये लगे। अगर देखो अब नया ट्रेंड ये है, थोड़ा कठिन बना रहा, अगर ये बोलेगा पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर जो है कौन कौन से जिले लगे हुए, तो ये देखो ये पश्चिम है, इधर पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम में उत्तरकाशी है, फिर चमोली है, फिर पिथौरागढ़ है। पश्चिम से पूरब की ओर बोलेगा तो इस तरह से बोलना। अगर ये बोलेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर चीन और तिब्बत से कौन कौन से जिले लगे हुए, तो पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम यह है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अगर पूरब से पूछेगा तो इधर से, इस साइड से पूछा इधर को, तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ऐसे बोलना, ठीक है। क्योंकि ये जो है अब ऐसे पूरब पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे पूछेगा तो आपको साफ दिख रहा है, बता देना जो भी है, ठीक है। अब दूसरे पे आओ, अगर नेपाल की बात करें, देखो नेपाल से कितने जिले लगे, पिथौरागढ़ एक, चंपावत, ये चंपावत है, और यहाँ यूएस नगर लगा। तो नेपाल से देखो कितने जिले लगे हैं, नेपाल से, नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना उत्तराखंड के जिले, वो आपका पिथौरागढ़ एक है, पिथौरागढ़, ठीक है। एक तो पिथौरागढ़, दूसरा देखो चंपावत है, चंपावत, चंपावत लगा हुआ है। तीसरा देखना यहाँ पर नीचे कौन सा, यूएस नगर है, यूएस नगर, ठीक है। तो नेपाल के साथ भी 3 जिले लगे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। देखो पिथौरागढ़ ऐसा जिला जो ऊपर को भी लगा, उत्तर में तो लगा चीन तिब्बत से, और पूरब में लगा नेपाल से। तो नेपाल के साथ अगर पूछता है कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं, तो आपको साफ दिख रहा है इधर, पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर। अगर इसे बोलेगा उत्तर से दक्षिण की ओर बताओ, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे चलना, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। दक्षिण से उत्तर बोलेगा तो नीचे से ऊपर जाना, दक्षिण ये है ना, नीचे ऊपर को जाना, दक्षिण से उत्तर की ओर जो नेपाल के साथ जो लगे हुए उसका सही क्रम बताओ, तो यूएस नगर, फिर चंपावत, फिर पिथौरागढ़ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आती है बात ये कि उत्तराखंड के कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं। तो देखो एक उत्तरकाशी एक, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत 4 और यूएस नगर 5। तो 5 जिले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, याद रखना इसको, 5 बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन आ रहा है ना, पिथौरागढ़ इधर को भी गिना जा रहा है, इधर को भी, इधर से बनाता है, और नीचे पूरब में इस नेपाल से बनाता है। आई बात समझ। तो 5 जिले बनाते हैं उत्तराखंड के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 5 जिले, उत्तराखंड राज्य के 5 जिले, राज्य के याद रखना 5 जिले, 5 डिस्ट्रिक्ट, है ना, 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर, सीमा बनाते हैं, बनाते हैं। आई बात समझ। बच्चों ध्यान रखना, 5 जिले ऐसे देखो, उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत 4 और यूएसनगर 5। 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना। नेपाल के साथ कितने, देखो यहाँ से मैप से, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएसनगर। चाइना के साथ कितने, देखो 3 है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो वो लगती पिथौरागढ़ की, ध्यान रखना। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो पिथौरागढ़, ध्यान रखना, इसको नोट करना। आप सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नोट कर लो बच्चों, नोट कर लेना, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ बनाता है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ बनाता है, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, पिथौरागढ़ बनाता है, ठीक है। बच्चों ये समझ आ गया होगा। देखो अंतरराज्यीय, अब देखो यहाँ पर अंतरराज्यीय सीमा, राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं, उत्तराखंड से देखना, उत्तराखंड से कौन कौन से राज्य लगे हैं इधर देखना। यहाँ पर देखो इस साइड में ना, यहाँ पर उत्तराखंड के इधर कौन सा, एचपी, हिमाचल प्रदेश है, यानी ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम में हिमाचल है, और नीचे जो है पूरा कौन सा, यूपी लगा हुआ इधर। देखो अगर यहाँ से बात करें, ये कौन सा है, इधर यूपी है, ये पूरा यूपी लगा यहाँ तक, ठीक है। तो इधर तो लगा यूपी, ठीक है, दक्षिण में भी यूपी है, और पश्चिम में भी यूपी है, और थोड़ा उत्तर पश्चिम में भी है ना, थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है, एचपी की लगती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा
सीमाएं, अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ, और किसके साथ लगती है? यूपी के साथ। दो ही राज्य है, दो राज्य ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, बच्चों ध्यान रखना। दो ही राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश है और दूसरा यूपी है। एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा है? यूपी है। जो किसी राज्य के साथ सीमा लगती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं, और जो किसी राष्ट्र के साथ लगती है उसको अंतरराष्ट्रीय, देखो राष्ट्र लगा हो ना इसमें, अंतरराष्ट्रीय जो किसी राष्ट्र के साथ लग रही है, ठीक है, उसको अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। जो राज्य के साथ लग रही है उसको अंतरराज्यीय बोलते हैं। तो उत्तराखंड केवल दो राज्यों के साथ, दो स्टेट के साथ सीमा बनाता है। एक एचपी है और दूसरा यूपी है। यूपी के साथ बहुत बड़ी सीमा लगती है ना, और छोटी सी सीमा जो है ना, को थोड़ी बहुत इसकी लगती है, किसकी? एचपी की लगती है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, उत्तराखंड का जो है, जो एचपी है, एक तो देहरादून है, ठीक है, देहरादून जिला, और उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी लगता है, उत्तरकाशी की सीमा लगती है हिमाचल से, ठीक है, और दूसरी जो है यहाँ से देहरादून की लगती है, ठीक है, ध्यान रखना, देहरादून। केवल दो जिले हैं, देहरादून और उत्तरकाशी, ये लगते हैं हिमाचल से। हिमाचल से दो ही जिले लगते हैं, एक देहरादून लगता है और एक उत्तरकाशी लगता है, बस। बाकी जो है सारे नीचे जो है, देखो पूरा यूपी लगा हुआ है, ठीक है। देहरादून से शुरू हो जाता है यूपी, देहरादून, फिर पूरा ये यूपी नीचे तक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिथौरागढ़ नहीं है, फिर यहाँ पर ये चंपावत है, यूएस नगर, ये देखो है, यहाँ पर ये पौड़ी है, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपका कौन सा है? नैनीताल है। ये आपका अल्मोड़ा है, ये बागेश्वर है, और ये आपका चमोली है, और ये ऊपर उत्तरकाशी, ये रुद्रप्रयाग है यहाँ पर, ये टिहरी है, ये देहरादून है, और यहाँ पर कौन सा है? ये हरिद्वार है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ध्यान रखना आप, ये देखो, तो यहाँ पर पूरा जो है, जो यूपी है यहाँ से लगा हुआ पूरा, यूपी कहाँ से लगा हुआ है? पूरा यहाँ से लगा हुआ, देखो यहाँ से मैं येलो से कर रहा हूँ, देखो यहाँ देहरादून से लगा हुआ है, ये देखो, ये पूरा हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, नीचे पूरा यूएस नगर के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, देखो ये पूरा यूएस नगर है, देखो यूएस नगर के साथ उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड का जो यूएस नगर है उसकी यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। प्रश्न पूछेगा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आपका आंसर होगा यूएस नगर। देखो सबसे यहाँ से लगा पूरा यूपी, ये पूरा यूएस नगर सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। नैनीताल भी लगा हुआ है, पौड़ी भी लगा हुआ है, हरिद्वार भी, देहरादून तक लगा है। सबसे थोड़ी सी जो सीमा बनती है वो लगती किसके साथ? नैनीताल के साथ। नैनीताल के साथ छोटी सीमा लगती है, ठीक है। नैनीताल के साथ जो है सबसे कम सीमा लगती है किसकी? यूपी की। याद रखेंगे बच्चों, नोट कर लेना, ठीक है। यूपी के साथ सबसे छोटी जो सीमा लगती है किसकी लगती है? नैनीताल की। और सबसे बड़ी जो सीमा लगती, सबसे लंबी सीमा लगती यूएस नगर की। यूएस नगर है ना, उधम सिंह नगर, सबसे लंबी, सबसे छोटी नैनीताल, सबसे बड़ी यूएस नगर की है। बाकी देखो पौड़ी लगा हुआ है, कितने जिले देखो यहाँ से देखना, यहाँ से देहरादून एक, हरिद्वार दो, पौड़ी तीन, नैनीताल चार, और यूएस नगर पाँच। पांच जिले लगे हुए, उत्तराखंड के पांच जिले लगे हुए हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। देखो पांच जिले लगे हुए हैं, देखो नोट कर लेना। देहरादून एक, यहाँ से देहरादून लगा, देहरादून एक, हरिद्वार दो, पौड़ी तीन, नैनीताल चार, और यूएस नगर पाँच। पांच जिले जो है उत्तराखंड के जो यूपी से सीमा बनाते हैं। और एचपी से केवल दो बनाते हैं, एक देहरादून है और एक उत्तरकाशी। देहरादून और उत्तरकाशी दो ही जिले हैं जो लगे हुए हैं, कहाँ से? एचपी से लगे हुए हैं। बच्चों ये समझ आ गया होगा? आगे आ जाओ। देखो प्राकृतिक सीमा की बात करो, प्राकृतिक सीमा यानी नेचुरल बाउंड्री। देखो ये उत्तराखंड, आपका उत्तराखंड के पूरब में ना एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी बहती है? ये बहती है आपकी काली नदी, ठीक है, काली रिवर, ठीक है। बीच में काली नदी, इधर नेपाल है, ठीक है। बीच में काली नदी, ये नेपाल है, इसमें पुल पार करेंगे नेपाल पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये बॉर्डर बना रही है, तो एक तरह से बॉर्डर बना रही है, तो इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक सीमा। पूरब में कौन बना रहा है? काली नदी बना रही है। पूरब में कौन सी नदी बना रही है? काली नदी जो है एक सीमा बना रही है। अगर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में जो है टोंस नदी, कौन सी है? टोंस। टोंस रिवर जो है यहाँ पर क्या करती है? ये बनाती है प्राकृतिक सीमा,
अगर ऊपर जाएंगे आप तो इस साइड में कौन सा है, इधर हिमालय है ना। ऊपर जो है हिमालय है जो प्राकृतिक सीमा बना रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा है, हिमालय। हिमालय है जो क्या करता, प्राकृतिक सीमा। पूरब में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, और दक्षिण में करेंगे बात तो दक्षिण में तराई भाबर का क्षेत्र है ना, तराई और भाबर का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड के दक्षिण में ये क्षेत्र है, तराई भाबर का क्षेत्र है। उत्तर में हिमालय है, पूरब में ये है काली नदी है, पश्चिम में जो है टोंस नदी, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक मतलब वो जो नेचुरल जो है सीमा बन रही है। ठीक है, और इसके अंदर देखो काली नदी की इस तरफ है ना, काली नदी से पश्चिम की तरफ, और टोंस नदी के पूरब की तरफ, ये जो है इसका जो ये भूभाग है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। हिमालय के दक्षिण में ये भूभाग क्या है, ये आपका उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक सीमा बन रही है, तो याद रखेंगे आप कि अगर प्रश्न पूछता आपसे कि प्राकृतिक सीमा जो है बताइए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के पूरब में कौन सी नदी है, तो उत्तराखंड के पूरब में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में हिमालय है, नीचे जो है तराई भाबर का क्षेत्र है। राजनीतिक सीमा पे आओ, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर जो है इस साइड में कौन सा देश है, नेपाल, नेपाल बना रहा ना। ठीक है, और उत्तर में जो है चाइना तिब्बत है, उत्तर में कौन सा है, चाइना और तिब्बत है ना। और इधर की बात करें तो इधर कौन सा है, एचपी लगा हुआ है, और इधर कौन सा यूपी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम कर रहे हैं बात राजनीतिक सीमा की, तो राजनीतिक सीमा क्या है, जो प्रशासनिक दृष्टि से खींची गई है। ठीक है, प्रशासनिक रूप से खींची गई है देशों के बीच में। देखो ये देश इधर है, और देश देखो यहाँ पर इंडिया और चाइना तिब्बत के बीच में खींची गई है, इधर इंडिया और नेपाल के बीच में खींची गई है ना, जो इंसान ने खींची है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री। तो ये जो है ये पॉलिटिकल बाउंड्री अगर बात करें तो इसके उत्तराखंड की अगर राजनीतिक सीमा बोलेंगे तो यहाँ पर उत्तर में चीन तिब्बत है, पूरब में नेपाल है, और उत्तर पश्चिम में इधर आपका कौन सा एचपी है, और बाकी जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में यूपी लगा हुआ है। ये प्राकृतिक सीमा बनाते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जो पॉलिटिकल जो सीमा राजनीतिक सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड से राजनीतिक सीमा बनाते हैं, उत्तर में चीन तिब्बत, पूरब में नेपाल, और दक्षिण में और पश्चिम में यूपी, और उत्तर पश्चिम में एचपी उत्तराखंड से राजनीतिक सीमा बनाते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, पूरब में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में तराई भाबर क्षेत्र, ये जो है उत्तराखंड से प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। तो बच्चों ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से लगे झीलों से लगी सीमाएं। एक दूसरे झीलों से लगी सीमाएं, देखो जैसे माना आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ भाई बागेश्वर से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, बागेश्वर से कितने जिले सीमा बनाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि अल्मोड़ा से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, या ये भी पूछ सकता कि अल्मोड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत मत करना आप। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखो यहाँ से करना, देखो ऐसे खींचना थोड़ा सा आयताकार, ऐसे यहाँ से करना शुरू। तो ये कौन सा है, ये पिथौरागढ़ यहाँ पर, ये कौन सा पिथौरागढ़ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। ये चंपावत है, ये कौन सा यहाँ पर चंपावत है, और यहाँ से लाइन खींचना है, यहाँ रखना पेन, यहाँ खींचो। ये यूएस नगर है सबसे दक्षिण में। अब यहाँ पर आना, ये पौड़ी है, ये आपका पौड़ी है, यहाँ से लाइन खींचना है ऐसे। ये कौन सा है, ये नैनीताल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर को चले गया, ये आपका कौन सा है, ये नैनीताल है, और ये आपका जो है अल्मोड़ा है, और ये कौन सा है, ये बागेश्वर है, और ये आपका कौन सा है, ये चमोली है, यहाँ पर चमोली। ये आपका सबसे उत्तर में है उत्तरकाशी, ये रुद्रप्रयाग है, इसी के बगल में टिहरी, ये देहरादून है, और सबसे इधर को ऐसे लाइन खींचना, देखो यहाँ से पेन बीच में रखना, और ऐसे ये हरिद्वार है। ये बन गए आपके 13 जिले, और 13 जिलों की जो सीमाएं हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे है। जैसे अगर आपसे पूछे ना कि अल्मोड़ा से कितने जिले लगे हुए हैं, अल्मोड़ा से कितने जिले सीमा बनाते, तो आप देखेंगे, देखो अल्मोड़ा से देखना यहाँ पर, अल्मोड़ा ये देखो यहाँ पर, देखो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, अल्मोड़ा से कितने जिले लगे हैं देखना।
तो अल्मोड़ा से देखना कितने जिले लगे हुए हैं, यहाँ से शुरू करो जरा, अल्मोड़ा से कितने जिले लगे हुए हैं देखना। अल्मोड़ा के पूरब में कौन सा चंपावत है, देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी उत्तर, उत्तर पूरब में देखो पिथौरागढ़ दो, नीचे दक्षिण में दक्षिण में कौन सा, नैनीताल तीन, इधर देखो पश्चिम में कौन सा, पौड़ी, उत्तर में देखो चमोली, और बागेश्वर देखो कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, दो चार छः। अल्मोड़ा से कितने जिले सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड के छः जिले हैं जो अल्मोड़ा से लगे हुए हैं। तो आपको जो ये मैंने लाइनें खींची ना, इसकी प्रैक्टिस करो आप, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और आप इसको फटाफट ड्रॉ करेंगे, सेकंडों में आंसर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे मैंने ड्रॉ करा अभी मैंने आपको सिखाया। तो आप बता सकते हैं कि अल्मोड़ा से कितने जिले लगे हुए, छः जिले लगे हुए। जैसे बागेश्वर से पूछ रहा कि बताओ बागेश्वर से कितने जिले लगे हुए, देखो बागेश्वर ये ना, देखो यहाँ पर ये है, ये आपका बागेश्वर देखो, तो कितने जिले लगे हैं बागेश्वर देखो, इधर पिथौरागढ़ लगा एक, चमोली लगा देखो पूरा, और नीचे अल्मोड़ा लगा, तीन जिले। देखो पूरब में देखो इधर पिथौरागढ़ है, नीचे दक्षिण में देखो अल्मोड़ा है, ऊपर चमोली, तीन जिले लगे। साफ दिख रहा है आपको, तीन जिले लगे। तो यहाँ से अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई सा जिला भी पूछे आंसर दे सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों। अगर आप याद करेंगे ना, गलत हो जाएगा ये प्रश्न, ये प्रश्न गलत हो जाएगा, आई बात समझ। तो इस तरह से आपने करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, लाइनें खींचनी। सबसे पहले पिथौरागढ़ शुरू करना जैसे मैंने बोला, फिर चंपावत, फिर ये, फिर पौड़ी, फिर यहाँ से मिलाते रहना पौड़ी को, आई बात समझ। तो ये हो गया आपके, ऐसा प्रश्न होगा तो आप इस तरह से करेंगे, कोई सा जिला भी पूछे, कोई सा भी पूछ दे तो आप बता सकते हैं मजे से। जैसे मान लिया पौड़ी को पूछ रहे बताओ पौड़ी से कितने जिले लगे, देखो ये है पौड़ी, कितने जिले लगे देखो पौड़ी से, नैनीताल एक, अल्मोड़ा दो, चमोली तीन, रुद्रप्रयाग चार, टिहरी पाँच, देहरादून छः, और एक सात, सात जिले लगे हैं देखो, हरिद्वार लगा सात। पौड़ी से जो है सात जिले लगे हैं देखो, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा हो गया नैनीताल, देखो ये नैनीताल, ये अल्मोड़ा है, फिर चमोली है, रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग लगा हुआ पौड़ी से देखो, टिहरी भी लगा देखो यहाँ टिहरी, देहरादून लगा, हरिद्वार लगा, सात जिले हैं। सबसे ज़्यादा जो है, जो सीमा बनाते हैं ना पौड़ी से, सात जिले हैं। ऐसा कौन सा जिला उत्तराखंड का जो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाता है, ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर पौड़ी है, सात जिलों से बनाता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा कि पौड़ी जो है ये जो कुमाऊं मंडल है उसके कितने जिले हैं, पौड़ी कुमाऊं मंडल के कितने जिलों से लगा हुआ, देखो साफ दिख रहा है, एक नैनीताल से, अल्मोड़ा से, दो, दो आंसर आ जाएगा। रटोगे तो भूल जाओगे, आई बात समझ, रटना नहीं है। तो पौड़ी जो है ये कुमाऊं के दो जिलों से लगा हुआ, एक अल्मोड़ा है और दूसरा कौन सा है, नैनीताल है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा कि पौड़ी के दक्षिण में कौन सा है, पौड़ी के दक्षिण में देखो अल्मोड़ा है, ये आपका नैनीताल देखो, ये नैनीताल है ना, ये पौड़ी के दक्षिण में, पूरब में अल्मोड़ा देखो, ये इधर पूरब है ना, ये पूरब में अल्मोड़ा है। नीचे देखो, नीचे कौन सा, ये पूरा देखो यहाँ तक ये है ना नैनीताल। तो आप बता सकते हैं, अगर रटोगे तो भूल जाओगे, मैप से करोगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बड़े तरीके से आप अच्छे से कर पाओगे। तो ऐसे करना आपने बच्चों, आया समझ। तो इस तरह से आपने ये लाइनें खींचनी और बताना, कोई सा भी प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका प्रश्न ये पूछ रहा है बताओ रुद्रप्रयाग से कितने जिले लगे हैं, रुद्रप्रयाग से, तो देखना जरा रुद्रप्रयाग, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये रुद्रप्रयाग कितने जिले लिखो, रुद्रप्रयाग उत्तर में उत्तरकाशी, पश्चिम में टिहरी लगा, पूरब में चमोली, नीचे दक्षिण में पौड़ी लगा, कितने जिले, एक दो तीन चार, चार जिले लगे हुए हैं। साफ दिख रहा है, रटना ही नहीं, कुछ नहीं, बस एक बार खींच दिया आपने 13 जिले। बता दो कोई सा आंसर पूछे, आ जाओ। अब आंतरिक जिले, आंतरिक जिले जो है कौन कौन से आंतरिक जिले, उत्तराखंड के आंतरिक जिले चार है। आंतरिक जिले का मतलब ये होता है जो ना किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं, ना किसी राज्य के साथ लगे, बिल्कुल अंदर है, अंदर, जो कि ना किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रहे ना अंतर्राज्यीय बना रहे। तो यहाँ पर देखना, ये रुद्रप्रयाग आपको दिख रहा है, बगल में टिहरी भी तो दिख रहा है, देखो बगल में आपका टिहरी भी दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देखो बगल में आपका जो टिहरी है ये भी तो दिख रहा है, देखो ये बीच में बिल्कुल, ना किसी देश के साथ लगे ना किसी राज्य के साथ लगे, ना यूपी से लगे ना हिमाचल से, ना चीन तिब्बत नेपाल, किससे नहीं, बीच में बिल्कुल रुद्रप्रयाग भी देखो। दूसरा अल्मोड़ा देखना है, देखो अल्मोड़ा बिल्कुल बीच में, बागेश्वर देखो, देखो ये भी बिल्कुल बीच में देखो बागेश्वर, है कि नहीं, ना किसी देश के साथ बना रहे हैं ना किसी राज्य के साथ, तो चार है, एक अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ये चार जिले हैं, ठीक है जी। देखो टिहरी, एक तो टिहरी है, दूसरा रुद्रप्रयाग,
गढ़वाल मंडल के होगी, देखो गढ़वाल मंडल के होगी 2, कुमाऊं मंडल के 2, बागेश्वर और अल्मोड़ा, बागेश्वर और देखो 2 कुमाऊं मंडल के हैं, 2 गढ़वाल मंडल के, टोटल 4 है। जो अंतर्राज्यीय सीमा बना है, अंतर्राज्यीय सीमा मतलब समझते हैं जो किसी ना किसी देश के साथ लगे हुए ना किसी राज्य के साथ लगे हुए, ना यूपी हिमाचल से लगे ना चीन तिब्बत नेपाल से लगे हुए, बिल्कुल बीच में है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक जिले, अंदर है बिल्कुल, आंतरिक 4 जिले हैं, ठीक है। 2 गढ़वाल मंडल के, 2 कुमाऊं मंडल के। गढ़वाल मंडल के कौन कौन से, अगर ऐसा प्रश्न पूछा तो टिहरी और रुद्रप्रयाग। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और बागेश्वर। यहाँ पे आ जाओ, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का आरोही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, है ना। क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा, लो इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। और बच्चे ना गलती करते हैं इसमें, 1 नंबर कट जाता है, वो रटते हैं, रटना नहीं है इसमें, ट्रिक करनी, ट्रिक का इस्तेमाल करना। देखो चरू बाग हरि उदय, हरि उदय अटी नैना, अटी नैना पपियूच, पपियूच, ये है, ये ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आरोही क्रम में, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ कि अंदाजे से लिखा हुआ है, ये ट्रिक बना रखी है, 13 जिलों की ट्रिक है ये, अंदाजा नहीं है इसमें बच्चों। तो अच्छे से आप तैयार करें, देखो जैसे मैंने पढ़ा चरू बाग हरि उदय अटी नैना पपियूच, तो आपको तो याद हो जाएगा, जब मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो पढ़ो, चरू बाग हरि उदय अटी नैना 13 डिस्ट्रिक्ट आगे, और इसको आरोही क्रम में लिखा है। आरोही मतलब जानते हैं ना, छोटे से बड़ा, पहले कम क्षेत्रफल फिर बड़ा, 13 जिलों को लिखा गया है। चौ से कौन सा है, चंपावत है, चौ से सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका, चंपावत का है, ठीक है। उससे बड़ा क्षेत्रफल किसका, फिर रुद्र, रू से रुद्रप्रयाग का, ठीक है। रुद्रप्रयाग चंपावत से बड़ा है, बड़ा है क्षेत्रफल में। फिर उसके बाद जो है वहां से बागेश्वर बन गया, बागेश्वर उससे बड़ा है, ठीक है। और ह से देखो हरिद्वार, हरिद्वार फिर बागेश्वर से बड़ा, फिर हरिद्वार है, हरिद्वार, आई बात बच्चों समझ। फिर यहाँ से ऊ से क्या है, उधम सिंह नगर, ऊ से उधम सिंह नगर, और उधम देखो उदय, दे से देहरादून, दे से क्या बना, देहरादून, देहरादून का क्षेत्रफल उधम सिंह नगर से ज्यादा है, ठीक है। और फिर अ से अल्मोड़ा, देहरादून से बड़ा, फिर अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा ज्यादा है देहरादून से क्षेत्रफल में, ठीक है। और टीरी फिर इससे अल्मोड़ा से ज्यादा, फिर टीरी, टीरी का क्षेत्रफल है, टी से टीरी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर क्या है, नैना, नैना से मतलब नैनीताल, ठीक है। नैनीताल का क्षेत्रफल क्या है, नैनीताल का क्षेत्रफल इससे ज्यादा है ना, टिहरी से ज्यादा नैनीताल है। फिर पौ से क्या है, फिर यहाँ पर ना देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, पौ से क्या है, फिर पौड़ी है, इससे नैनीताल से बड़ा कौन सा, फिर इससे बड़ा फिर पौड़ी है, ठीक है। नैनीताल के बाद में यहाँ से लिख रहा हूँ, फिर पौड़ी है। फिर जो है पी से कौन सा है, पिथौरागढ़ है, ठीक है। पौड़ी से बड़ा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से बड़ा कौन सा, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। फिर चौ से क्या सबसे बड़ा है, चमोली, यह है। देखो ये आ गया सही क्रम, आरोही क्रम आ गया है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ना ही भूलेंगे आप। अब रटेंगे, गड़बड़ कर दोगे, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा बताओ सही क्रम कौन सा है, जैसे माना ये ऑप्शन है, यहाँ लिखा उत्तरकाशी है, फिर लिखा है चमोली है, और फिर लिखा है टिहरी, ऐसे ये बोले कि सही क्रम कौन सा है। फिर लिखा है टिहरी, और यहाँ लिखा अल्मोड़ा, है जी, और यहाँ लिखा नैनीताल। तो बताओ सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ से बता सकते हैं ना आप, देखो यहाँ से देखो, उत्तरकाशी से बड़ा, देखो बड़ा चमोली है, ठीक है। चमोली से बड़ा टिहरी, ये तो गलत है ना। उत्तरकाशी से बड़ा चमोली, देखो यहाँ पर देखो, उत्तरकाशी से बड़ा ना चमोली, देखो यहाँ से देखना उत्तरकाशी फिर चमोली आ रहा है, लेकिन उसके बाद बोलो इस चमोली से बड़ा टिहरी, ये तो गलत है ना। यहाँ पर देखो टिहरी, टिहरी से बड़ा अल्मोड़ा कह रहा, देखो अटी, टिहरी, टिहरी देखना कहाँ पर, देखो टिहरी, टिहरी से बड़ा है अल्मोड़ा क्या, देखो टिहरी है पहले, फिर अल्मोड़ा, देखो ये बोला पहले तो अल्मोड़ा ना, अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कम है, टिहरी का ज़्यादा है ना, तो ये भी गलत हो गया, देखो ये भी गलत है, ठीक है। पहले जो है अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से बड़ा है टिहरी, देखो अटी, अटी पहले अल्मोड़ा फिर टी आता है उसके बाद,
तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे मतलब ये है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बड़ा कौन सा, टिहरी, ये सही हो जाएगा ना। और टिहरी से बड़ा कौन सा, देखो नैनीताल, देखो यहाँ पर देखना, अल्मोड़ा से बड़ा टिहरी, टिहरी से बड़ा नैनीताल, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो, और अल्मोड़ा से बड़ा टिहरी, और से अल्मोड़ा, फिर टी से टिहरी, अल्मोड़ा से बड़ा फिर टिहरी, टिहरी से बड़ा नैनीताल, नैनीताल से बड़ा पौड़ी, पौड़ी से बड़ा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से बड़ा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से बड़ा चमोली, देखो ये आरोग्य क्रम में लिखे हुए। तो चरूं बाग हरि उदय अटी नैना पपीचो, ऐसे याद करना, प्रैक्टिस करना। तो ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये ट्रिक का इस्तेमाल भी करना है। बच्चों आए समझ, बढ़िया समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप करना, प्रैक्टिस करना इसकी। सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत है, सबसे छोटा चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा देखो यहाँ पर कौन है, चमोली, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में 13 जिले जो उत्तराखंड के, उसमें सबसे बड़ा कौन सा, चमोली। सबसे छोटा किसका है, क्षेत्रफल है, सबसे छोटा है चंपावत का क्षेत्रफल है। समझ आ गया बच्चों। फिर से बड़ा फिर रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर है, फिर हरिद्वार है ना। देखो, चौ से चंपावत, रू से रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार हो गया, और से ऊ से उधम सिंह नगर, दे से देहरादून, और से अल्मोड़ा, टी से टिहरी, न से नैनीताल, पी से पौड़ी, पी से पिथौरागढ़, ऊ से उत्तरकाशी, च से चमोली। तो ये है आरोही क्रम इसका। इस तरह से आपने ये सवाल आएगा आरोही क्रम वाला, बहुत पूछता भी है कि सही क्रम बताओ, 4 ऑप्शन होते दिए हुए, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना, लिख लेना और मैच कर लेना। जो पहले आया वो कम है, जो बाद में आ रहे हैं इसके बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, आई बात समझ, बढ़ते क्रम में जो है इनके क्षेत्रफल है। आगे आ जाओ बच्चों। देखो, उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विभाजन, अगर हम बात करें अब उत्तराखंड राज्य का जो भौगोलिक विभाजन है ना, 8 भाग करे हुए हैं इसके। ठीक है, 8 भाग कौन से हैं, देखो सबसे नीचे हम बात करें तो सबसे जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, सबसे नीचे वाली भूमि, सबसे निचली भूमि, उसको बोलते हैं गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे नीचे वाली जो भूमि है, सबसे डाउन, जो सबसे नीचे है, सबसे डाउन में है, वो गंगा का मैदान है। और ये कहाँ पड़ता है, ये थोड़ा सा आपका लक्सर, लक्सर और इधर आपका रुड़की वाला क्षेत्र है। कहाँ पड़ता है ये थोड़ा सा लक्सर वाला क्षेत्र, ये इधर हरिद्वार में आता है, और रुड़की। ठीक है, ये आता है गंगा के मैदान में। ठीक है, हरिद्वार का जो, हरिद्वार जिले में आता है ये, रुड़की और लक्सर वाला क्षेत्र है, ये गंगा के मैदान में आता है। ये बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक विभाजन कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदान है। ठीक है, फिर उससे ऊपर जो है गंगा, देखो इससे ऊपर कौन सा, फिर इसके ऊपर जो है थोड़ा सा, जो इससे थोड़ा सा ऊंचा, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। कौन सा है, तराई, तराई क्षेत्र। इससे ऊपर वाली थोड़ी सी जमीन है, उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। और तराई क्षेत्र जो है अधिकांश जो है यूएस नगर में है, यूएस नगर प्लस थोड़ा सा हरिद्वार में। हरिद्वार का जो ज्वालापुर है ना, हरिद्वार का ज्वालापुर, ज्वालापुर, वो आता है इसमें तराई क्षेत्र में। तो यूएस नगर का अधिकांश, यूएस नगर आता है पूरा, लगभग मान लो कि यूएस नगर जो है लगभग पूरा ही है तराई क्षेत्र में। ठीक है, उधम सिंह नगर आता है तराई क्षेत्र में, पहले यूएस नगर का नाम ही तराई जनपद था। ठीक है, तो इससे जो सबसे नीचे है डाउन वाली, सबसे डाउन वाली जमीन है, भूभाग है, उसको गंगा का मैदान बोला गया है। उससे थोड़ी सी ऊंचा जो भूभाग है उसको तराई क्षेत्र बोला गया है। इससे थोड़ा सा ऊपर जो भूभाग है उसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। थोड़ा सा जो ऊपर, थोड़ा सा ऊंचा भाग है ना, और कंकड़ पत्थर वगैरह इससे बना हुआ भूभाग है, रेत से, कंकड़ पत्थर से, इसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, भाबर क्षेत्र। ठीक है जी, ये भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र तो अ, भाबर क्षेत्र लगभग सभी जगह, चंपावत से लेकर, है ना, चंपावत में है, चंपावत से लेकर अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून तक है ना, चंपावत से लेकर देहरादून तक फैला हुआ है ना, ये फैला हुआ है ऐसे भाबर वाला क्षेत्र। यानी उससे थोड़ी ऊपर वाली जो जमीन है, सबसे नीचे वाली जमीन गंगा का मैदान, उससे ऊपर वाली जमीन उसको तराई बोलते हैं, उससे ऊपर वाली जमीन भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर जो है ये झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ वगैरह, पेड़ पौधे हैं, कंकड़ पत्थर इससे बना, जो नदी द्वारा लाया गया अवसाद है,
मोटे मोटे कण हैं, बालू के रेत के मोटे कण हैं या पत्थर वगैरह, वो यहाँ पर भावर क्षेत्र में है ना। और जो ये तराई क्षेत्र है, ये क्या, ये बारीक कणों से बना हुआ है, महीन कणों से, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी का क्षेत्र है। और ये गंगा का मैदान ये भी आपका मिट्टी मिट्टी से बना हुआ है। गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ है। अगर उपजाऊ की बात करें ना, कौन सा उपजाऊ क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र कौन सा, गंगा का मैदान। प्रश्न आता ही कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ है, गंगा का मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है, नोट कर लें इसको। और यहाँ पर जो गंगा का मैदान है, यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी होती है, पूछा जाता है। एक होती खादर, खादर मिट्टी, और एक होती बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी और दूसरी कौन सी है, बांगर, बांगर मिट्टी। प्रश्न पूछता है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, गंगा का जो मैदान है उसको टिक कर देना। कहाँ पाई जाती है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी पाई जाती है गंगा के मैदान में। क्लियर करेंगे इसको, याद रख लेना इसको। और खादर मिट्टी क्या होती है, कभी ऐसा प्रश्न पूछता खादर मिट्टी क्या होती है, तो खादर मिट्टी क्या होती है, जो नदी द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़, हाँ जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, नई बोलेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो नदी द्वारा लाई गई है उसको बोलते हैं। और ये होती है जो बांगर होती है, पुरानी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये भी नदी द्वारा लाई गई हो, लेकिन बहुत पहले जो लाई गई थी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ से ये खादर और बांगर पूछेगा कि कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो गंगा के मैदान में होती है। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी जो नदी द्वारा लाई गई है, ठीक है। और बांगर मिट्टी ये भी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी अधिक उपजाऊ है, जो नई वाली है, ठीक है, नई वाली जो है ये अधिक उपजाऊ है। प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना। आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, है ना। ये भाबर क्षेत्र देखो, सबसे नीचे जो वाली भूमि है उत्तराखंड में, उसको गंगा का मैदान, उससे ऊंची वाली थोड़ी तराई क्षेत्र, नगर हरिद्वार का कुछ क्षेत्र आता, ज्वालापुर। और फिर भाबर क्षेत्र, ये तो चंपाओं से देहरादून तक फैला हुआ काफी क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर खेती खेती नहीं होती, यहाँ पर ध्यान रखना। भाबर क्षेत्र में खेती योग्य भूमि नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जहाँ खेती नहीं होती, इधर नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो रेत पत्थर, रेत होती है, बालू होती है, रेत होती है, तो रेत में कहाँ होगी, मिट्टी नहीं होती है, बालू होती है, कंकड़ पत्थर, झाड़ियाँ वगैरह उगती है यहाँ। इस क्षेत्र में खेती नहीं होती है, खेती योग्य भूमि जो है नहीं होती यहाँ पर, बच्चों ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर खूब खेती होती है, तराई क्षेत्र में बढ़िया खेती होती है, गंगा का मैदान भी सबसे अधिक उपजाऊ ये है। उपजाऊ और पूछेंगे तो ये है, फिर तराई क्षेत्र भी अच्छा है दोनों, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ गंगा का मैदान है। फिर उससे ऊपर चलेंगे, फिर आएगा आपका शिवालिक। कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र है ना, शिवालिक, शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक पर्वत, ठीक है। ये जो शिवालिक पर्वत है ना, ये वाला जो है भाबर के बाद आपको शिवालिक मिलेगा। इसकी जो हाइट रहती है ना शिवालिक की, इसकी हाइट रहती है आपकी 700 से लेकर के ना 1200-1250 मीटर तक। ऐसे पर्वत को बोलते हैं शिवालिक पर्वत। ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं, शिवालिक पर्वत बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 700 या 750 लेकर के 1200 या 1250 मीटर तक शिवालिक पर्वत बोलते हैं, ठीक है। बाह्य पर्वत, बाह्य हिमालय भी इसको बोलते हैं, हिमालय भी हम बोल सकते हैं, शिवालिक हिमालय, या इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य मतलब बाहरी, ठीक है, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, हिमालय। इसको जो हिमालय है सबसे नया, जो जितने भी हिमालय है, जैसे लघु हिमालय है, बृहत हिमालय है, फ्रांस हिमालय, सबसे नया हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका निर्माण लगभग बोलते हैं कि 2 लाख वर्ष पहले हुआ था, अभी निर्माण अवस्था में। जीवाश्म भी मिलते हैं यहाँ पर, ही ध्यान रखना, क्योंकि नया हिमालय तो इसमें जीवाश्म जो है मिलते हैं। प्रश्न आता है, ये पूछा गया था कि जीवाश्म कौन से हिमालय में मिलते हैं, तो याद रखना जीवाश्म जो है यही मिलते हैं, जीवाश्म याद रखना। कौन से हिमालय में जीवाश्म मिलते हैं आपके, ये बाह्य हिमालय या शिवालिक में। जीवाश्म आप जानते हैं, जीवों के अवशेष, जैसे आपकी जानवर है तो उनकी हड्डियां वगैरह हो गई, है ना। और बाकी जैसे पेड़ पौधे, जैसे कोयले के रूप में कोयला है, पेट्रोल डीजल वगैरह है, तो ये सभी जो है जीवाश्म है, जीवों के अवशेष, हड्डियां, कोयला, पेट्रोल डीजल, ये सब तो जीवाश्म जो है मिलते हैं यहाँ पर शिवालिक में। उसके बाद आते हैं आपका, उसके बाद आओ आपका दून,
दून या द्वार। ठीक है? ये भी तो देखो, ये हाइट पे रहता है, इसकी हाइट रहती 3 या 350 से, 300 या 350 से लेकर 700 या 750 मीटर तक ऊंचाई रहती है इसकी। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई इतनी रहती है इसकी दून की। ठीक है, दून की जो ऊंचाई रहती है, चौरस घाटी क्षेत्र होता है उसको दून बोलते हैं। चौरस घाटी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। इसके एक तरफ आपका होता है कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु या मध्य, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में होता है और शिवालिक के उत्तर में है। ठीक है, तो इसके बीच में होता है शिवालिक हिमालय, और लघु हिमालय के बीच वाला जो क्षेत्र है, चौरस घाटी क्षेत्र, उसको बोलते हैं दून। जैसे आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है, कौन सा है? देहरादून। देहरादून, उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है देहरादून। आई बात समझ? जैसे आपका चौखम दून है, चौखम दून, है ना, ये पौड़ी में पड़ता है। चौखम दून पौड़ी में। कोठारी दून है, ये हर की दून, आपने सुना होगा, हर की दून। हर की दून ये उत्तरकाशी में पड़ता है। तो यानी चौरस घाटी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दून। जो है 300 से लेकर 700 मीटर तक की ऊंचाई तक होता है, उसको बोलते हैं दून। पश्चिम में दून बोलते हैं, और पूरब में या मध्य भाग में इसको द्वार बोलते हैं। तो जैसे आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है देहरादून। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, और बाकी चौखम दून है, कोठारी दून है, ये पौड़ी में है, हर की दून उत्तरकाशी में। तो ये दून वाला जो क्षेत्र है, ये भी उत्तराखंड में। इसके बाद आपका देखो, दून के बाद कौन सा आता है? लघु हिमालय, है ना, लघु हिमालय। इस लघु हिमालय की जो ऊंचाई रहती है ना, लघु हिमालय की बात करें हम, तो इसकी ऊंचाई, लघु हिमालय की जो ऊंचाई रहती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं ना, ये लघु हिमालय के जो पहाड़ रहते हैं, ठीक है, ये, तो इसकी ऊंचाई रहती है आपकी, मान सकते हैं आप, 1200 मीटर से 4500 मीटर, 4500 मीटर। ऐसे पहाड़ों को जिसकी ऊंचाई 1200 से ज्यादा है, 1200 या देखो 1200 से अधिक है, 1300, 1400, 1500, 4500 तक। ऐसे पहाड़ जिनकी ऊंचाई कितनी है? 1200 से ज्यादा है। ठीक है, 1300, 14, 15, 2000, 3000, 4500 तक, उसको बोलते हैं। उसको किस में रखा गया? लघु हिमालय में। लघु या मध्य हिमालय में रखा गया है। ऐसे पहाड़ों को किस में रखा गया है? ध्यान समझना बच्चों, ऊंचाई पूछता है, तो ऐसे पहाड़ों को रखा गया है किसमें? लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में। ठीक है, शिवालिक हिमालय की जो देखो, शिवालिक हिमालय हमने पढ़ा था, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 700 से 1200 तक है। 1200 से जो ऊपर वाला हिमालय, 1200 से 1300, 14, 1500, 2000, यानी 4500 तक, उसको बोलते हैं लघु हिमालय में रखा गया है। ऐसे पहाड़ों को लघु, तो यानी जो लघु हिमालय है वो शिवालिक से ऊंचे पहाड़ है। ये इससे ज्यादा मजबूत है, इसका निर्माण पहले हुआ था। शिवालिक को तो पहले, मतलब बाद में हुआ है नया हिमालय, लेकिन इससे पहले हुआ था। उत्तराखंड के अधिकांश गांव, फिर सुनो इसको ध्यान से, उत्तराखंड के अधिकांश गांव इसी हिमालय, लघु हिमालय में। उत्तराखंड के अधिकांश गांव लघु हिमालय में है। उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो लघु हिमालय में निवास करती है, अधिकांश पॉपुलेशन यही है लघु हिमालय में, है ना। अब तो जैसे दून वाला क्षेत्र है, दून वाले क्षेत्र में भी है, मैदान वाले क्षेत्र में, लेकिन अधिकांश गांव इधर ही पड़ते हैं आपके। पर्वतीय क्षेत्र के जो पहाड़ी गांव हैं वो कहाँ पड़ते हैं? वो लघु हिमालय में। ठीक है, लघु हिमालय की ऊंचाई ध्यान रखेंगे, 1200 से लेकर 4500 मीटर तक, ये जो है लघु हिमालय की ऊंचाई रहती है। ठीक है, इसके बाद चलो आगे आगे आप, इसके बाद सबसे ऊपर आपका कौन सा हिमालय है? सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो कौन सा है? इसके ऊपर वाला हिमालय, वो है महान हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय या बृहत हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा होता है? इसको बोलते हैं बृहत हिमालय, बृहत या महाहिमालय। ये सबसे ऊंचा हिमालय है। इसकी ऊंचाई देखो 4500 तक, तो ये हुआ लघु हिमालय। 4500 से ऊपर, 4500 से 4500 मीटर से। उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, ये 7817 मीटर। उत्तराखंड पढ़ रहे हैं हम, तो उत्तराखंड में
यानी 4,500 से लेकर 7,817 मीटर तक है। सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है उत्तराखंड में, वो कौन सा है? नंदा देवी पश्चिमी, चमोली में है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची। तो 4,500 से लेकर 7,000, उसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये नंदा देवी की ऊंचाई है। नंदा देवी पश्चिमी की है, एक पूर्वी है, ये पश्चिमी, ध्यान रखना। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महान हिमालय में। तो सबसे ऊंचे जो पहाड़ है वो किस में रखे गए? महान हिमालय में। ये बर्फ से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं? बर्फ से ढका रहते हैं, स्ट्रांग होता है सबसे पहले। मतलब इसका निर्माण इससे पहले हुआ था, लघु हिमालय से पहले के सबसे पुराने पहाड़ है। आई बात समझ? तो महान हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 4,500 से ऊपर, 7,817 मीटर तक उत्तराखंड में, यही सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये आ गया महान हिमालय। इसके बाद सबसे पीछे, इसके पीछे का जो हिमालय है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। ये आपका देखो, यहाँ से हमने शुरू करा था, गंगा का मैदान है ना एक, अगर हम ऊपर को देखें 2, तराई क्षेत्र 2, भाबर वाला 3, है ना, फिर शिवालिक हिमालय 4, फिर दून वाला 5, ये लघु हिमालय 6 है, बृहत हिमालय 7, और इसके बाद 8वां जो है आपका है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब उस पार, इस हिमालय के पीछे वाला, महान हिमालय के पीछे वाला हिमालय, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। महान हिमालय के पीछे वाला जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई रहती है वो 2,500 से लेकर 3,500 तक रहती है। महान हिमालय की जो सबसे ऊंचा हिमालय, उसके पीछे वाला हिमालय, तो उसकी ऊंचाई ये रहती है। तो ध्यान रखना। तो उत्तराखंड का जो भूभाग है उसको इस तरह से 8 भागों में बांटा गया। याद रखेंगे, उत्तराखंड की जो जगह जमीन है उसको 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे नीचे वाली जमीन, उसको गंगा का मैदान, उससे ऊपर वाली थोड़ी भूमि तराई क्षेत्र, उससे थोड़ी सी ऊपर भाबर क्षेत्र, उससे थोड़ी सी जो उठी हुई उसको बोलते हैं, देखो ये छोटे, यानी छोटे छोटे पहाड़, इसको शिवालिक हिमालय। फिर उससे जो है नीचे लघु हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में चौरस घाटी क्षेत्र को दून या द्वार। इसके ऊपर जो है उत्तर में जाएंगे आप तो लघु या मध्य हिमालय, इसके ऊपर जाएंगे तो बृहत हिमालय, और बृहत के पीछे वाला हिमालय ये ट्रांस हिमालय है। इस तरह से 8 भाग हो गए। तो उत्तराखंड के भूभाग को 8 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना। ऊंचाई मैंने लिख दी सारे की, ऊंचाई भी पूछता है। शिवालिक की ऊंचाई ध्यान रखना, एक बार मैं बता देता हूँ फिर। 700 से 1200, दो उनकी रहती है 300 से 700, 750 भी हो सकता है। ठीक है, 300, 350 से 7 या 750। लघु हिमालय की ऊंचाई देखो यहाँ पर 1200 से 4500, फिर महान हिमालय की 4500 से लेकर ऊपर 7,800 तक, 8,17 तक है उत्तराखंड में, है ना। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। आई बात समझ? इसके बाद आता है इसके पीछे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 2,500 से लेकर 3,500। तो बच्चों, इस तरह से ये समझ आ गया होगा आपके कि ये उत्तराखंड का जो भूभाग है, जगह जमीन, उसको 8 भागों में बांटे गए। ये आपका उत्तराखंड का भूभाग है, ये 8 भाग है इसके। सबसे उपजाऊ पूछेगा गंगा का मैदान से, फिर उससे ऊपर फिर ये भी ठीक ठाक है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे गन्ना वगैरह बहुत अच्छा होता है, चावल धान की खेती अच्छी होती है तराई क्षेत्र में, गंगा के मैदान क्षेत्र में सबसे अधिक उपजाऊ ये है। बाकी तो फिर जैसे लघु हिमालय में यहाँ भी सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती होती है। महान हिमालय में जो है, ऐसे तो यहाँ तो बहुत कम, जो थोड़ा सा नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो बर्फ से ढके रहते हैं। नीचे वाला क्षेत्र है, भोटिया जनजाति के लोग वहाँ पर जो है खेती बाड़ी करते हैं। भोटिया जनजाति महान हिमालय की में निवास करने वाली, प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति, तो आपका आंसर होगा भोटिया। भोटिया जनजाति जो है महान हिमालय में निवास करने वाली जनजाति। बच्चों ये समझ आ गया होगा? ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको तैयार करना है। लगभग मैंने जो है सारा इसमें आपको बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से तैयार कर लेना इसको। ठीक है, नोट्स बना लेना और रिवीजन करना सारा जो है। ये जो उत्तराखंड का भूगोल, ये सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा समय जो लघु हिमालय, इसमें एक उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं दुधातौली को। जो लघु हिमालय, इसको थोड़ा समझ लो, उत्तराखंड का पामीर।
उत्तराखंड का पामीर किसको बोलते हैं? दूधातौली श्रेणी को। ध्यान रखना बच्चों, दूधातौली, दूधातौली, ठीक है, पर्वत श्रेणी को। अब उत्तराखंड का पामीर क्या हुआ? पामीर का जो पठार है ना, पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार का पठार। बच्चों आप जानते हैं पठार क्या होता है? जैसे ये जमीन है, ये थोड़ी सी जमीन उठी हुई है, ठीक है, ये जमीन जो है ये जमीन अन्य जमीन से उठी हुई है, तो इसी को बोलते हैं पठार। ऐसी जमीन जो अन्य जमीन से उठी हुई है और ऊपर से कैसी समतल है। ऐसी जमीन जो अन्य जमीन से उठी हुई ऊपर से कैसी समतल है, उसको क्या बोलते हैं? पठार। तो दुनिया में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जो तिब्बत में, कहाँ पर ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है, तिब्बत में। तो उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जमीन है जो उठी हुई है ना, सबसे ऊंची जमीन है, तो वो है आपका दूधातौली। दूधातौली, ठीक है। दूधातौली पर्वत श्रेणी जो है ये उठी हुई है, ऊपर से समतल है, तो उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं लघु हिमालय में आता है। किस हिमालय में? ध्यान रखना, ये लघु हिमालय में, जो हमने अभी पढ़ा था ना, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय में आता है दूधातौली, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर इसको बोलते हैं। ये 3 जनपदों में फैली हुई, ध्यान रखना। एक तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से लगा हुआ पौड़ी है, और एक चमोली, ठीक है। तो ये इतने जनपदों में फैला हुआ, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली, इसमें फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अभी तक मैंने समझाया था ना आपको कैसे बनाएंगे। देखो, ये पिथौरागढ़ है, ये चंपावत है, ये यूएस नगर नीचे, यहाँ पर ये पौड़ी है, यहाँ से लाइन खींची नैनीताल, ये अल्मोड़ा, ये बागेश्वर, ये चमोली, और यहाँ पर उत्तरकाशी, ये रुद्रप्रयाग, ये टिहरी, ये देहरादून, यहाँ पर देहरादून, और ये आपका हरिद्वार है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो देखो ये ना, ये पौड़ी, कुछ क्षेत्र पौड़ी का इस तरह से फैला हुआ है। ये दूधातौली आपका, ये यहाँ पर मैंने मार्क करा, ये दूधातौली है। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है। पौड़ी में भी है, अल्मोड़ा भी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ दूधातौली साइड। दूधातौली 3 जनपदों में फैली हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है कि दूधातौली, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? आपका आंसर दूधातौली को। कितने जनपदों में फैला हुआ? 3 जनपद। कौन कौन से? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, 3 जनपद में फैला हुआ, ठीक है। यहाँ से नदियाँ निकलती है, बहुत पूछता है कौन कौन सी 5 नदियाँ निकलती यहाँ से। जो दूधातौली श्रेणी है ना, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, ये भी आता रहता है। 2, 4, 5, लो ऐसे दिखा देता हूँ मैं। दूधातौली से 5 नदियाँ, एक है पूर्वी नयार, ठीक है, पूर्वी नयार। 2 तो नयार, एक पूर्वी नयार, एक पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है। और एक है आटा घाट, आटा घाट, और एक है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। बहुत पूछता है ये पश्चिमी रामगंगा कहाँ से आती है। पश्चिमी रामगंगा दूधातौली से आती, ध्यान रखना है। एक पूर्वी रामगंगा उधर से, वो पिथौरागढ़ से आती, नामी ग्लेशियर की तरफ से। आई बात समझ में? ये पश्चिमी रामगंगा है, दूधातौली से आती है, दूधातौली, दूधातौली पर्वत श्रेणी से आती है, ठीक है। और एक आपकी बूनो, बूनो। तो ये 5 नदियाँ, ये बहुत पूछता रहता है। दूधातौली से 5 नदियों का उद्गम होता है, 5 नदियाँ निकलती हैं, ध्यान रखना। एक पूर्वी नयार, एक पश्चिमी नयार, आटाघाट है, पश्चिमी रामगंगा और बूनो। नाम पूछता है इनका, कौन कौन सी नदियाँ, कितनी नदियाँ, तो आंसर 5 नदियाँ। कौन कौन सी है, नाम याद कर लेना इसका, ठीक है। तो उत्तराखंड का पामीर मैंने बता दिया किसके, उत्तराखंड का पामीर दूधातौली पर्वत श्रेणी को बोलते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है। अच्छा, यहाँ पर एक दूधातौली में एक जगह है कोदिया बगड़, याद रखना ये भी। कौन सी जगह है? कोदिया बगड़, कोदिया बगड़। ये जगह जगह जो है मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसका, कोदिया बगड़ का। यहाँ पर आपने सुना होगा पेशावर कांड के नायक
वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के नायक थे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, इनकी जो है समाधि यहाँ पर, समाधि, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको यहाँ पर दफनाया गया था उदिया बगड़ में, क्योंकि इनका बहुत लगाव था, दूधा तौली श्रेणी से बहुत लगाव था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे इधर ही जो है दफनाना है, तो यहीं दफनाया गया था। और कुदिया बगड़ में ध्यान रखना, प्रश्न पूछता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि है वो कहाँ बनाई गई, तो आंसर होगा दूधा तौली में है, कुदिया बगड़ नामक जगह। और एक प्रश्न और पूछता, यहीं से निकालता, कभी ये पूछ जाता है कि यहाँ कोदिया बगड़ में एक मेला लगता है 12 जून को, 12 जून को एक मेला लगता है इनकी याद में। ठीक है, कोदिया बगड़ में अगर प्रश्न पूछेगा कि मेला लगता है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की याद में, ठीक है, कहाँ लगता है, कोदिया बगड़ में, कब लगता है, 12 जून को, याद रखना। 12 जून को इनकी याद में एक मेला लगता है यहाँ पर कोदिया बगड़ में, 12 जून को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, कोदिया बगड़ में इनकी समाधि है, इनका बहुत लगाव था, पेशावर कांड के नायक थे ये वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। 23, आपको पता होगा पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल को हुआ था ना, 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इन्होंने जो है, जब अंग्रेज अधिकारी ने, सैन्य अधिकारी था, उसने आदेश दिया था पेशावर में कि यहाँ वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पर जो है गोलियां चलाने का, उसने मना कर दिया था, गोलियां नहीं चलाई थी। तो फिर कोर्ट मार्शल हुआ, जेल में गई, है ना, कई साल तक जेल के अंदर रही, सजा दी गई इनको। ठीक है, तो ये नायक थे, पेशावर कांड के नायक इनको बोलते हैं। ठीक है, निहत्थे, जो कोई जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे ना, मतलब वो कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हो रहा था पेशावर में, उन पर गोलियां चलाने का आदेश हुआ था अंग्रेज की तरफ से, लेकिन इन्होंने जो है कहा था कि कोई गोलियां नहीं चलाएगा। तो इन्होंने जो है, जो अब सेना में आपको पता है कि सेना में अगर आदेश, बड़ा ऑफिसर उसने आदेश दिया है, उसका ऑर्डर नहीं मान रहे तो उसको जो है सजा होती है। ठीक है, दंड दिया जाता है, कोर्ट मार्शल हुआ, और कोर्ट मार्शल यानी एक सेना का न्यायालय होता है, वहाँ पर सजा सुनाई गई। लगभग 11 साल तक ये जो है कैद में रखे गए, सजा की दी गई इनको। तो इनको ध्यान रखना, बस ये इतना फिलहाल आप याद रखेंगे। जो कोदिया बगड़ है, इनमें वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जो है समाधि, इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, और प्रत्येक साल 12 जून को यहाँ पर मेला लगता है, बस इतना याद रखेंगे। तो उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं दूधा तौली पर्वतश्रेणी को, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है, बस इतना याद रखेंगे। तो बच्चों, उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है, उत्तराखंड का भूगोल है, वो मोटे मोटे तौर पे मैंने सारा आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो अच्छे से आप तैयार कर लेना, नोट्स अपने तैयार कर लेना, रिवीजन करना, बार बार याद होगा आपको। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।